Good evening, everyone. Let's start with today's session. I'll just summarize कि हमने कल जो पढ़ा था. तो कल हमने बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जानने की कोशिश की है, जिसमें हमने ह्यूमन बॉडी की कंपोजिशन को समझने के लिए सबसे पहला हिस्सा उसका स्केलेटन है. स्केलेटन से लगे हुए मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, उसके ऊपर में कनेक्टिव टिश्यू और स्किन होता है. उसके बाद हमने एक एक करके अलग अलग सिस्टम को जानना शुरू किया. सबसे पहले हमने नर्वस सिस्टम को समझा कि नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अगेन दो हिस्से हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं, जो कि है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और उसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक दोज मसल्स जो हमारे कंट्रोल में हैं उनको गवर्न करती है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सारी स्मूथ मसल्स में जाती हैं, और वो जैसा कि नाम है ऑटोनॉमिक, अपने सिचुएशन को सेंस करके काम करती हैं. ठीक है. उसके बाद हमने जाना था अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में. हमारे शरीर में अलग अलग जो हार्मोन्स बनते हैं, आज उन हार्मोन्स के विस्तार में हम समझेंगे, उनके नाम जानेंगे हम लोग, कौन से जगह से क्या हार्मोन बनते हैं, कैसे उसके फंक्शंस हैं. अब इसके बाद हम लोगों ने जाना था कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, जिसमें हार्ट एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है. उसके अलावा वेन्स, आर्टरीज, कैसे हार्ट में सर्कुलेशन होता है, 4 चैम्बर हैं हार्ट के. और उससे कनेक्टेड हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में काम करता है. उसके बाद हमने समझा था डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि किस तरह से भोजन आने पर अलग अलग जगह पे उसका डाइजेशन होता है, और कैसे पानी एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और फाइनली मल कैसे मूव करता है और बाद में शरीर से निकल जाता है. इससे आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा कि अलग अलग जगह पे बहुत सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं. जैसे लिवर जो है डाइजेशन हो जाने के बाद प्रोसेस में आता है. अब लिवर इज लाइक अ फैक्ट्री ऑफ द बॉडी which basically uses all the nutrition which has come after the digestion, और उनसे वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं तैयार करता है. अगर शरीर में प्रोटीन बनाने की ज़रूरत है तो प्रोटीन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को असेंबल करना है तो असेंबल करता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज करता है. साथ साथ लिवर बाइल भी बनाता है, और इस बाइल को वो स्टोर करके रखता है गॉल ब्लैडर में. और इस बाइल का काम होता है, जो भी हम फूड में फैट इनटेक करते हैं, उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल सॉल्ट्स की जरूरत होती है. इट इज कॉल्ड एज बाइल सॉल्ट्स. तो ये जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, ये आपके शरीर में फैट के डाइजेशन में काम आते हैं. ठीक. अब लिवर जो है वो बाइल बनाता है, पर वो अपने मन से तो बाइल नहीं बनाता. वो अगेन सेंस करता है कि खाने में कितना फैट है, तो उस आधार पे वो बाइल बनाता है. इसका मतलब वो भी कब डिसीजन ले रहा है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. तो सपोज कई व्यक्तियों को गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाती है, जिसके लिए 3F फैक्टर दिया गया है. फीमेल 40 फैटी, फीमेल फैटी 40. सामान्यतः गॉल स्टोन ज्यादातर फीमेल्स में होते हैं, आफ्टर एज ऑफ 40 होते हैं, और जो थोड़े से ओवरवेट होते हैं उनमें ये टेंडेंसी ज्यादा होती है. तो 3F फैक्टर्स, फीमेल, फैटी, 40. ऐसा नहीं है कि मेल्स में नहीं होते, मेल्स में भी होते हैं. उनमें भी गॉल स्टोन्स की प्रॉब्लम होती है. ये उस बात पर निर्भर करता है कि हमारे शरीर में कितना फैट है और हमारे भोजन में कितना फैट इंटेक हो रहा है. हमारे भोजन में अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो बहुत ही कम खाता हूँ, थोड़ा थोड़ा ही खाता हूँ, बट वो जो खाता है क्वालिटी ऑफ फूड वो रिच इन फैट है, फॉर एन एग्जाम्पल, तो उसके शरीर में ज्यादा फैट जाएगा तो लीवर को ज्यादा काम करके बाइल बनाना पड़ेगा. ज्यादा बाइल बनेगा तो स्टोरेज के लिए जगह कम पड़ जाएगी, तो या तो वो छलकेगा या फिर वो
अपने आप को सिकोड़ करके पत्थर बनाना शुरू करेगा, क्योंकि वो जगह कैसे मैनेज करेगा? जगह मैनेज करने के लिए फिर पाइल अप करना पड़ेगा ना चीजों को, नहीं? अगर किसी जगह पे कुछ सामान जमाना है और जगह कम पड़ रही है तो क्या करना पड़ेगा? पाइल अप करना पड़ेगा, वो पाइल अप करेगा। पाइल अप करेगा तो फिर वो स्टोन फॉर्मेशन से तो दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे रहे हैं तो वो धीरे धीरे करके निकल भी जाते हैं। पर अब वो बड़े बड़े हो जाएंगे तो वो नेक पे जाके फंस गए तो ओपनिंग के पास, जहाँ से गॉल ब्लैडर का मुंह है, जहाँ से बाइल जूस रिलीज होता है, वहां जाके फंस गए पत्थर, तो निकल पाएगा क्या? बहुत सीवियर पेन होगा और ऑपरेशन के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं होगा। तो जैसे ही भोजन आता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो कॉमन बाइल डक्ट है तो वो कनेक्ट होता है उस जगह पर, वो उस जगह पर बाइल छोड़ता रहता है, और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आ रहा होता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के एक जंक्शन पर बाइल से लीवर गॉल ब्लैडर से स्टोर्ड बाइल आ रहा होता है, और एक तरफ से पैनक्रियाटिक जूस आ रहा होता है, और वो मिल करके उस भोजन को पचाने के लिए काम कर रहे होते हैं। और ये सब आपको पता भी नहीं होता, आपकी जानकारी में आपके अंदर इतना कार्यक्रम चल रहा है। खाना खाने के बाद बॉडी हर चीज सेंस कर रहा है, तो कैसे सेंस करता है कि ये फैट है? तभी तो वो जमाता है ना। इट अरेंजेस एवरीथिंग इन एन ऑर्डर, इट नोज वेयर एंड व्हेन वेयर वी हैव टू कीप इट। एक घर की गृहिणी कैसे चीजों को संभाल के जमा के रखती है, यहाँ पर मैं अनाज रखूंगी, यहाँ पर मैं दालें रखूंगी, यहाँ पर मैं सब्जियां रखूंगी, यहाँ पर मैं ये स्टोर करूंगी, यहाँ पर सूखे पाउडर्स रखूंगी, मतलब सूखे स्पाइसेस रखूंगी। शी अरेंजेस एवरीथिंग टू मेक द थिंग्स इजियर, राइट or not? Likewise, body arranges everything, but if it is more, then it is a tough job for it. तो वो बहुत हद तक तो वो जो ज्यादा है उसको वो शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। जैसे ग्लूकोज ज्यादा है, तो मैंने बताया था आप लोगों को कुछ दिन पहले कि इफ देर इज इट इज मोर देन 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, इट विल ट्राई टू रिमूव इट आउट थ्रू द किडनीज। क्यों? बोले ये ज्यादा है, इसकी जरूरत नहीं है, ये रहेगा तो मेरे को कहाँ अरेंज करूंगा, प्रॉब्लम कर देगा मेरे लिए। तो बॉडी आने वाली हर चीज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है, और क्या आया है उस अनुरूप में वो एंजाइम्स भेजता है, उस अनुरूप वो वैसे जूस में चेंजेस क्रिएट करता है। आप आज के घर में खाने वाले 2 लोग हैं तो आप 2 लोगों के हिसाब से खाना बनाओगे। आज घर में खाने वाले 10 लोग हैं तो 10 लोगों के हिसाब से बनाओगे। आप सेंस करोगे सिचुएशन को और वैसा काम करोगे। तो शरीर के अंदर में भी वो सेंसिंग होती है कि आपने क्या खाया है, कैसी चीज खाई है, क्या कंटेंट ऑफ द फूड है, उसके हिसाब से वो सेंस करके अपने पैनक्रियाटिक जूस में उसका फॉर्मेशन करेगा। मतलब वहां भी इंटेलिजेंस ही चाहिए उसको। ऐसा नहीं कि निश्चित जैसा है बस वैसे ही भेज दो। 2 आदमी आए तो भी वही खाना लगा दो, 10 आदमी आए तो भी वही खाना लगा दो, तो फिर प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है, और वो तभी हैम्पर होती है जब ओवरलोडेड ओवरवर्कड होती है। जब जरूरत से ज्यादा आ रहा होता है तो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। अब आपके किचन पे आप किसी मंत्री महोदय ने बड़ा खुश होकर के आपके घर में सभी राशन का डबल स्टॉक भिजवा दिया, बोले बहुत खुश हूं मैं आपसे, आपके परिवार जो है मुझे मैक्सिमम वोटिंग करता है, डबल स्टॉक भेज दिया आपके पास। अब आप कहाँ रखोगे उसको? आपके पास तो निश्चित जगह ही थी, अब आपका काम बढ़ गया, तो ज्यादा खाने से क्या प्रॉब्लम होगी? काम आपका सिर्फ पाचन करने में नहीं बढ़ेगा, पाचन करने के बाद उसका क्या करूं मैं? फिर देखेगा अच्छा यहाँ पर जगह दिख रही है थोड़ी पेट के पास, यहाँ जमा दो इसको, अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक्सिला में जगह दिख रही है, यहाँ भेज दो, थोड़ा यहाँ इकट्ठा रहेगा, कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे। फिर थोड़ा बोले थोड़ा हिप पे डाल दो, थोड़ा वहां मसल बड़ी बड़ी एडजस्ट हो जाएगा। तो हुआ क्या रहा है, वो धीरे 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 बॉडी में अलग अलग चीजों को स्टोर कर रहा है। नहीं भी है तो वो अब बेढंगा दिख रहा है, शरीर बेढंगा दिखेगा ना जब फैट ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा, तो नेचुरल तो नहीं दिखेगा।
तो इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इसी को हम पहले बेहतर बना लें तो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, उस प्रॉपर न्यूट्रिशन को बॉडी प्रॉपरली उसको मैनेज करे, तो बाकी काम भी खूबसूरती से होता रहेगा, क्योंकि हमारा जन्म सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं हुआ है। पर कहीं ना कहीं हम सभी फूड लवर्स हैं, भोजन सबको पसंद है। मैं इंक्लूडिंग एंड एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, दे लव फूड। तो बस वहीं से सब चीजें बिगड़ जाती हैं, सिस्टम चल रहा होता है। और लोगों को त्वरित जल्दी आराम की बहुत बड़ी नीड है। आज ही पेपर में पढ़ रहा था कि एक आयुर्वेदिक कंपनी जो है वो दवाइयाँ बेच रही थी लाखों के करोड़ों के स्टॉक में। तो वो आयुर्वेदिक चंदावटी और इस तरह की दवाइयाँ ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू वो बेच रही थी। उससे आपका दर्द बहुत जल्दी से खत्म हो जाता है, तुरंत। तो कुछ सज्जनों को डाउट हुआ, बोले ऐसी आयुर्वेदिक दवाई तो है नहीं कि जिससे तुरंत दर्द में वो हो जाए। तो उसको सैंपलिंग करवा के लैब टेस्टिंग करवाई गई, तो उसमें काफी मात्रा में ये पेन किलर्स मिले, डाइक्लोफेनाइल सोडियम जो यूज होता है पैरासिटामोल के साथ, पेन किलर्स जो यूज होते हैं, वो दवाइयों को मिक्स कर दिया गया उनको। आज का पेपर का हेडलाइन चाहिए, तो उसको मिक्स कर दिया। तो आपको क्या लग रहा है? आप तो हेल्दी वाली, अच्छी वाली, फायदेमंद वाली आयुर्वेदिक दवाई खा रहे हो, तो पर हो क्या रहा है, आप क्या खा रहे हो? डाइक्लोफेनाक सोडियम आप खा रहे हो, विच इज ए पोटेंट पेन किलर। तो यहाँ पर यही तो सबसे बड़ी विषमता है कि समाज में एक तरफ तकलीफें बहुत हैं, और एक तरफ उन तकलीफों का लाभ उठाने के लिए लोग बैठे हुए हैं। एक सिस्टम बैठा हुआ है जो उन तकलीफों पर काम कर रहा है। अच्छा, ये दवाइयाँ मान लो 200-500 रुपए में मिलती है, तो हर आदमी के अफोर्ड में शॉर्टकट है ये, तो बोले आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा ले, कोई नुकसान भी नहीं होगा, मस्त है एकदम, मेरे को बहुत फायदा हुआ। वो दादी माँ तो 4 दिन से खा रही है, इतना दर्द रहता था, अब तो एकदम, वो तो अच्छा हुआ एलोपैथी दवाई खाती थी बहुत पहले, तो बहुत डैमेज हो रहा था, अब तो ये खा रही है तो कम से कम ठीक है। एंड हाउ आई जस्टिफाई दैट? और उसको निकाला भी एक और डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेट करके, 2 महीने तक इन्वेस्टिगेशन किया, तब जाकर के जो फैक्ट फाइल बाहर आया। नहीं तो इतने आसानी से आप निकाल पाओ ऐसा तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना, ये तो पूरा प्रोसेस है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आज ह्यूमन लाइफ भोजन की अधिकता के कारण से तकलीफ में आता है, फिर हर जगह लोड क्रिएट करवा देता है, और शरीर फिर बाकी कोई भी काम ढंग से नहीं करती है। तो अगर प्राकृतिक चिकित्सक आप बनते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा आप करते हैं, तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यही है कि लोगों को अच्छा खाने का तरीका सिखाएं, क्योंकि वहीं से आप आधा बीमारी ठीक कर देंगे। बाकी पंचतंत्र का ज्ञान जो दिया है उसको बांटो, उसको जितने लोगों को बांट सकते हो बांटो, कुछ फ्री में ही बांटो। हमने आज तक जितने प्रोग्राम्स किए, हमें कोई भी बुलाता है, हम कभी कोई धन नहीं मांगते उससे, कभी नहीं मांगते। दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो मांगते भी नहीं। कितने लोगों ने बुलाया, बड़े बड़े कॉलेजेस में किया, बड़े बड़े फंक्शंस किए, जब जो बुलाया बिल्कुल प्रेम से चले गए, कोई प्रोफेशनल फीस नहीं मांगी कभी। क्यों? वे तो वन सिंगल थॉट, अगर मेरी इन बातों से अगर किसी का लाभ हो सकता है, अगर थोड़ा भी अप्लाई करते हैं तो समाज में अपना योगदान होगा। बाकी धन कमाने वाला काम तो कर ही रहे, धन उपार्जन के लिए तो हर आदमी काम करेगा, वो तो व्यवस्था का हिस्सा है, उसके बिना कुछ चलेगा नहीं। बट अपने उस कर्म के साथ साथ सामाजिक कर्म भी करते चले, तो आपको जो सिखाया है वो 4 लोगों को सिखाना है आपको, और गलत चीज तो नहीं सिखा रहे हैं, उनका नुकसान हो जाएगा ऐसा तो कुछ नहीं सिखा रहे, ये अपना ज्यादा फायदा हो जाएगा ये बता देंगे तो ये भी नहीं सिखा रहे। बट डू इट इन अ स्मार्ट वे। आप ऐसे किसी को बैठा करके समझाने की कोशिश करोगे ना, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी। मेक इट इज इन अ सेमिनार, टुडे आई एम टेकिंग अ सेमिनार हाउ टू लिव अ गुड लाइफ। करो, आ जाओ, सीखो। पीपल वांट टू नो दैट, बिकॉज अज्ञानता इतनी है कि कुछ का कुछ कर रहे हैं, इतनी अज्ञानता है। अब आज के युग में
एक गुरु शिष्य से कह रहा है, पेपर की हेडलाइन है कि खून पीने से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो शिष्य ने इसको बहुत सीरियसली लिया, उसने गुरु का एक खून निकाल के पी लिया। अब आप ऐसा ज्ञान बांटोगे तो किस पर असर होगा? मैं इसी टाइम पे पेपर पढ़ता हूँ, मैं शाम को पढ़ता हूँ, सुबह तो नहीं पढ़ता, बट मैं ऐसे हेडलाइन को पढ़ने के बाद फिर मैं सोचता हूँ ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अब मान लीजिए जैसे कोई टीचिंग करे योगा में, प्रणमा जी अपने क्लास में सिखाए, बोले देखो खून पियोगे ना तो काफी सिद्धि आ जाएगी। और फिर शिष्य बोले बोले गुरु के पास ही बहुत ही सिद्धि दिख रही है। इन्हीं का खून ज्यादा पावरफुल होगा। अब ऐसे सब इंसिडेंट्स सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आदमी कितना बहक जाता है, कितना अज्ञान का प्रदर्शन करता है और ऐसी ऐसी चीजें करता है, और फिर वो हमें पेपर में न्यूज के रूप में पढ़ने को मिलती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम सिर्फ पाचन का नहीं है। चलो पाचन की प्रोसेस हो गई, सब कुछ हो गया, जो कचरा आ रहा है उसको भी तो हैंडल करना है। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम हर शहर का वेस्ट डिस्पोजल है। अगर वेस्ट डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है, मुंबई जैसे शहरों में तो उन लोगों के सीवरेज लाइंस बहुत ही दिक्कत वाले हैं, और बड़े बड़े विदेश के शहरों में उनकी जो पाइपलाइन है, गटर लाइन है, वो सीधा समुद्र में मिलती है, क्योंकि समुद्र में समाने की क्षमता है। कई मूवीज में दिखाया भी है ऐसा। तो वेस्ट डिस्पोजल उतना ही जरूरी काम है जितना कि पाचन का काम है। तो हमारी आंतों से नीचे का हिस्सा यही काम करता है, और इसका सीधा सीधा कनेक्शन है हमारे ब्रेन से। अभी एक बीमारियां जो 2-3 बीमारियां जो जानने को मिलती हैं, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में मतलब व्यक्ति का माइंड हमेशा इरिटेटेड रहता है। तो चूंकि कहते हैं ना माथा और पेट मतलब आंतें सुपर कनेक्टेड है। आपके आपके पास 2 ब्रेन है, ठीक है, एक ब्रेन यहाँ पर है और आपकी इंटेस्टाइन दूसरी ब्रेन है। आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी दूसरी ब्रेन है। तो मतलब अगर आपका लार्ज इंटेस्टाइन भारी है, कचरा आपके शरीर में भरपूर मात्रा में पड़ा हुआ है, तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपको हर चीज इरिटेटेड सी फील होगी। तो आप इमेजिन करो, जिस व्यक्ति का पेट अच्छे से साफ नहीं होता है और पर प्रचुर मात्रा में जो है उसके हाथों में कचरा जमा पड़ा हुआ है जो ठीक से साफ नहीं हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है वो बहुत ही रिलैक्स घूमेगा, सबसे मुस्कुराते मुस्कुराते मिलेगा, या बात बात पे इरिटेबल नजर आएगा वो? जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनका नेचर कैसा रहता है? अच्छे चिड़चिड़े रहते हैं, छोटी छोटी बात पे वो हो जाते हैं। आज एम्स में पेट पे रहता है कि पेट साफ नहीं हुआ। तो आज मैं एम्स में एक रिसर्च पे प्रोग्राम था, मैं वहाँ गया था एक प्रोग्राम में इन्वॉल्व होने के लिए। तो मैं जा रहा था, तो मैंने गाड़ी अनुपम गार्डन के पास से यू टर्न लेकर के वहाँ एक सज्जन खड़े थे जो रोड के बीचों बीच खड़े थे, थोड़ा सा। तो मैंने कार मोड़ा, तो वो लिफ्ट मांग रहे थे। तो मैंने कुछ कहा नहीं, मतलब मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो अब वो रास्ते में ही खड़े थे, तो गाड़ी कैसे मोड़ते? मैंने कुछ बोला नहीं था, थोड़ी देर बाद वो पीछे हटे, बट उनके चेहरे के भाव बदलते हुए थे कि मुझे ले जाया नहीं जा रहा है। तो उनके चेहरे पर फट से आक्रोश आ गया कि मुझे नहीं, मतलब ले जा। मैंने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं थी, ना हाँ बोला ना बोला। कई बार ऐसा तुरंत व्यक्ति के चेहरे पर आक्रोश आ गया। अगर यही व्यक्ति अगर पॉजिटिव नेचर का होता तो वो क्या करता? क्या आप रोड के बीच में खड़े होकर थोड़ी लिफ्ट मांगते हो किसी से? वो तो आप एक फोर्सफुल एक्शन कर रहे हो कि लोग मुड़ेंगे तो उनको रुकना पड़ेगा बिकॉज आप वहां खड़े हो। तो लोगों का स्वभाव उस वहां समझ में आता है कि देखो कितनी अंदर से उनकी फ्रस्ट्रेशन लाइफ में भरी पड़ी हुई है, जो वो कहाँ निकाले ढूंढ रहे। जिनके पेट गड़बड़ है, माथा गड़बड़ है,
वो तो मौके का ढूंढ रहे हैं, ये मिले और इस पर मैं फायर करूं, मतलब वो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं कई लोग, एक टांग पे खड़े बोलते हैं ना, बस अब भी देखो शुरू हो जाएंगे, बिकॉज द सिस्टम इज नॉट बीइंग क्लीन। तो आंतों की सफाई कैसे होती है? अब नहीं होती तो क्या करते हैं, कई लोग नशे का उपयोग करते हैं। कई लोगों का पेट साफ होने की प्रक्रिया जो है वो चाय से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण छत्तीसगढ़ी परिवेश में देखें तो वो लोग गुड़ाकू करते हैं और नस्य नशा नस बोलते हैं उसको, वो करते हैं। और जो सम्राट वर्ग के लोग हैं वो चाय कॉफी को अपना दोस्त बना रखे, क्योंकि वो लोग गुड़ाकू और ये करते अच्छा नहीं लगेंगे। मैं जब रात में पहले आई तो मुझे लगा यहाँ के लोग दांत को लेके बहुत केयरफुल है कि हाँ वो लोग, फिर बाद में पता चला मेरी भाई जो है वो, मैंने क्या बोले नहीं मेरे दांतों में प्रॉब्लम है, फिर बाद में पता चला नहीं ये नशे की चीज है। हर थोड़ी देर में वो लोग थोड़ी देर में गुड़ाकू करते हुए मिलेंगे, क्योंकि वो भी एडिक्टिव है, उसका संबंध पेट से जुड़ा हुआ है। जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या टोबैको च्यूइंग करते हैं उनका तो उसका असर दिमाग पे होता है, दिमाग से यहाँ हिलता है और चीजें तो अब आदत हो जाती है। और सपोज वो चीज नहीं मिले उनको तो पेट साफ होगा नहीं, पेट साफ नहीं होगा तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, और उनको नशा नहीं मिला तो वो बदहवास हो जाएंगे। तो नशा एडिक्टिव क्यों होता है? बिकॉज वो कुछ आपके शरीर की कुछ प्रक्रियाओं को क्रियान्वित करने लगता है। अब उसके बिना आपकी शरीर की वो प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डाइजेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बॉडी से कचरा ठीक से निकल नहीं पाता। निकल क्यों नहीं पाता? एक तो बहुत सारा खाया है, बहुत कोई समय का ध्यान नहीं रखा, कभी कुछ खाया कभी कुछ खाया, तो वो चीजें एक वेस्ट के रूप में पड़ी हुई है। सलाद फल, ऐसे लोग सलाद फल का उपयोग करते ही नहीं है। मेरे पास तो लाखों लोगों का डाइट सुनने का मेरे को अनुभव है, क्योंकि मैं हर किसी से पूछता हूँ उनका रूटीन। तो बोले नहीं इनको फल पसंद ही नहीं है, 6 बार खाते हैं। ये बिल्कुल बचपन से मेरे को बहुत ज्यादा फल पसंद नहीं। सलाद दे दिए तो ठीक है, नहीं तो ऐसा विशेष कुछ नहीं। तो सिर्फ खाना ही खाएंगे और ऐसी चीजें जो रेशेदार तत्व है जो आंतों को साफ करने में मदद करती है वो नहीं खाएंगे, तो वहां जाके क्लॉगिंग तो होगी ना। और ज्यादा मैदा, प्रोसेस फूड्स, ऑयल, घी इनका उपयोग करेंगे तो आंतें हमेशा भारी रहने वाली हैं। वहां पर चीजें रुकेंगी, और रुकेंगी तो क्या होगा ये बताओ? अगर ट्रैफिक जैम रोड के किसी एक हिस्से में रखा हुआ है, तो यहाँ ट्रैफिक जैम लगा है तो थोड़ी देर में असर पीछे होगा कि नहीं होगा? तो वैसे ही आंतों का क्या है, ल्यूमन साइज वो बड़ा सा है। ल्यूमन साइज अंदर से 1.5-2 इंच का स्पेस है, ठीक है? तो 1.5-2 इंच का स्पेस धीरे धीरे कचरा जमा होने के कारण से वो स्पेस ल्यूमन साइज छोटी हो जाती है। तो अब नॉर्मल फीकल मैटर को पास होने के लिए जो जितनी जगह चाहिए थी वो भी कम होते जा रही है। तो धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हम लोग एक डाइट वाला ब्रोशर देते हैं, उसमें आंतों की स्थिति दिखाएं कि एक स्वस्थ आंत कैसे दिखेगा और अस्वस्थ आंत आंत कैसे दिखाई देगा। तो अस्वस्थ आंत जो है वो एकदम भारी भारी सा क्लॉग्ड है। माधुरी, वो एक डाइट वाला दीजिएगा ना बाहर से। तो यहीं पर रोल आता है कि शरीर की सफाई में नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा उतनी ही लाभकारी है कि अगर नेचुरल तरीके से आपका पाचन क्रिया गंदगी नहीं हटा पा रहा है तो ये गंदगी रहने के कारण से शरीर में समय समय पर बहुत सारी समस्याएं जागृत होने लगेंगी। आप लोग बाद में देख लीजिएगा इसको, एक व्यू के लिए बस दिखा रहा हूँ आपको। ये नॉर्मल इंटेस्टाइन है और ये कब्ज की स्थिति में है। देखो कितनी फूल गई है ये, है ना, चौड़ी हो गई है, बिकॉज कचरा ज्यादा और वहां चारों तरफ इकट्ठा होने के कारण से बीच का ल्यूमन साइज, अब वो अगर हेल्दी खाना खाएगा भी तो भी ल्यूमन साइज तो छोटी हो पड़ी हुई है, तो भी उसका पेट साफ होने में उसको दिक्कत होगी। तो ऐसे भरे हुए आंत में भी वो लगातार रोज वही रूटीन से खाना खा रहा है जो वो रोज खाता है,
तो ये स्थिति ठीक होगी कि बढ़ती जाएगी? और ये चीज अगर बढ़ती चली जाएगी तो उसको भूख लगेगी क्या? भूख नहीं लगेगी तो वो सादा दाल चावल खा पाएगा क्या? तब उसको क्या चाहिए? चिकनाई वाली, स्वाद वाली चीजें। अब उसको वही चीज अच्छी लगेंगी। और आपको साथ घर का तो आप लोग बोलते हो ना कि घर के बच्चे, अरे इनको तो पास्ता मैगी और यही पसंद आता है, ये तो नहीं खाते, फल फूल तो देखते भी नहीं, सब्जी तो बच्चा खाने को देखता ही नहीं है। ये हर माँ की जो है वो स्टोरी का एक हिस्सा है। सुनाते हैं ना, माँ लोग ये कहानी सुनाते हैं ना आपको? आपको सुनाते हैं? तो ये जो आप कहानी सुनाते हो, तो बच्चे का हाथ तो चलो ठीक है, मैनेज कर रहा है, बॉडी नई मशीन है तो हर जाति को वो सहन कर रहा है। पर यही चीज अब आपकी उम्र हो गई, अब ये इस जाति को तो मशीन सहन नहीं कर पाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यही प्रॉब्लम है, डाइजेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और डाइजेशन को ठीक करने के लिए आज फिर से बता रहा हूँ, नेचुरोपैथी से बढ़कर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप डाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो, पाचन क्रिया से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा से बढ़कर कोई उपचार नहीं है। हर किसी का एक्सीलेंस लेवल होता है ना, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन इमरजेंसी के लिए रामबाण है, तो वैसे ही पेट की समस्याओं के लिए नेचुरोपैथी द बेस्ट ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं कि लिवर इतना काम कर रहा है आपके शरीर में, ठीक है, वो सारे टॉक्सिन्स को हटाने का काम करता है। जो भी आपके शरीर में टॉक्सिन केमिकल्स बच जाते हैं जिसको शरीर में जरूरत नहीं है, तो फिर लीवर इनको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। और इसलिए अगर लीवर बीमार पड़ जाए तो शरीर से ये टॉक्सिन्स केमिकल्स निकल नहीं पाएंगे, और निकल नहीं पाएंगे तो ब्लड में रहेंगे, और ब्लड में रहेंगे तो ब्रेन में चले जाएंगे, और ब्रेन में चले जाएंगे तो डेड हो जाएगा, ब्रेन डेड हो जाएगा, कोमा में चला जाएगा। एसिडोसिस कंडीशन होती है। तो इसलिए अब यहाँ पर रोल आता है कि शरीर की सफाई कैसे होती है। तो सफाई होने के लिए उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं रीनल सिस्टम। तो रीनल सिस्टम मतलब हमारी किडनी के पास जितना भी ब्लड हमारा हार्ट पंप करता है, वो सारा का सारा ब्लड हमारी किडनी के पास छनने के लिए आता है। जब सब प्रोसेस हो रही होती है तो साथ साथ ये प्रोसेस भी इंटीग्रेटेड है उसमें। एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस में वो वहां पर आएगा, किडनी किडनी के में जो सेल्स होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग नेफ्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन्स एक टिपिकल सी, मतलब आप वो साधु लोग पकड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, कमंडल नहीं, एक और साथ में ऐसा रखने के लिए स्टैंड जो होता है। तो जो स्टैंड पकड़ते हैं ना, वो लोग छोटा सा रहता है, ऐसा हाथ रखते हैं उस पे वो लोग, तो वो स्टैंड जैसा ही आपका एक नेफ्रॉन दिखता है, एक जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलस का संरचना है वैसे। तो वहां पर जो है वो खून आएगा, फिल्टर होगा, जो चीज जरूरी है वो ब्लड में वापस चली जाएगी, और जो गैर जरूरी है वो नीचे उतरेगी, और वह यूरिन में कचरा बन करके ब्लैडर में इकट्ठा होगी, और फिर ब्लैडर से फिर धीरे से शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो मतलब जो हाँ मतलब लंग्स में प्यूरिफाई वही खून आता है कि प्यूरिफाई होकर के तो वो हर ऑर्गन तक जाता है। हाँ हाँ हाँ। अब जो इम्प्योर ब्लड भी होता है अच्छा वो वहां पर आता अच्छा है। वो वहां पर हाँ, वो होके देखिए दोनों ही चीज होंगी, वहां पर भी आर्टरी है, वहां पर भी वेन है, रीनल आर्टरी भी है और रीनल वेन भी है। तो रीनल आर्टरी क्या करती है, प्योर ब्लड सप्लाई ही लाती है, और रीनल वेन क्या है, वो इम्प्योर ब्लड ही कैरी करती है। तो कोशिश ये रहती है कि जो प्यूरिफाइड ब्लड रहता है उसको किडनी से निकाला जाए। अच्छा आर्टरी ही पहले वहां जाती है, आर्टरी का ब्लड ही वहां जाएगा, ताकि वहां से निकलने के बाद ही वो आगे का प्रोसेस कैरी करे। कि मान लो अगर वो इम्प्योर ब्लड में रहेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो प्योर ब्लड को छान करके साफ करके फिर उसको शरीर के कोने कोने तक पहुंचा दिया जाता है। ये भी सारा इंटेलिजेंस वाला काम है ना।
मतलब मुझे पता था वहाँ मतलब प्यूरीफायर था, मतलब वहाँ होने के बाद यहाँ आके यहाँ और आगे प्यूरिफिकेशन होता ही है, बिना प्यूरिफिकेशन के शरीर कैसे काम करेगा। तो उसने समय समय पर पूरा कचरा शरीर से निकाल दिया। दूसरा हिस्सा इम्प्योर ब्लड भी आएगा वहां। क्यों आएगा, रीनल वेन भी है कि इम्प्योर ब्लड में भी उसको भी हार्ट में भेजने से पहले एक बार रीचेक कर लेता हूं मैं। क्या रीचेक कर लूं कि इसमें भी तो गंदगी तो नहीं रहेगी जो जबरदस्ती हार्ट में भेज करके सर्कुलेशन में फिर से दोहराऊंगा मैं, क्योंकि वो फिर दौड़ेगा और पूरा दौड़ेगा, पूरा साइकिल लेके जाएगा। तो एक बार फिर उसे उसको भी छानने की कोशिश करता है। तो कितने बार वो फिल्टर कर रहा है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति की किडनी, इसलिए उसने 2 किडनी रखी, अभी हार्ट एक रखा तो किडनी क्यों 2 रखी, किडनी भी एक रख लेता। पर उसको मालूम है कि ज्यादा काम करना पड़ेगा, सफाई का काम ज्यादा करना पड़ेगा, तो फिर उसके हिसाब से उसने 2 किडनी बनाई। और 2 किडनी से चीजों की साफ सफाई होने के बाद वापस प्यूरिफाइड ब्लड आ जाता है। बट किडनी सिर्फ ब्लड छानता नहीं है, उसके अलावा भी कुछ जरूरी काम करता है। उसके अलावा सबसे पहला जरूरी काम करता है कि वो एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन। और ये एरिथ्रोपोएटिन वो हार्मोन है जिसके कारण से हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं। अगर ये एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन नहीं होगा तो हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बनेंगी। दूसरा जरूरी हार्मोन वो बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंजियोटेंसिन 1 2, एंजियोटेंसिन 2। अभी एंजियोटेंसिन जो है आपके शरीर के ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो अगर आपकी किडनी ठीक से काम नहीं करेगी तो आपका ब्लड प्रेशर शूट हो जाएगा और वो किसी भी दवाई से ठीक नहीं होगा। जो किडनी के खराब होने से ब्लड प्रेशर हाई होता है वो दवाइयों से कंट्रोल करना टफ है, बहुत टफ है। मतलब वो 190 200 तक ऊपर भागता है और नीचे का लेवल 120 130 भागता है जहां पर किडनी खराब है। कुछ बताया, कुछ कुछ कनेक्टिविटी है। यही प्रॉब्लम है, आप समझ में आ रहे हैं कैसे क्या होता है। मतलब इतनी सारी चीजें डॉक्टर्स उनको बता रहे हैं कि क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, और हम लोगों को ही समझ नहीं आता था कि ये क्या, किडनी से कैसे कनेक्टिविटी है, बीपी की क्या इशू हो जाते हैं। और डॉक्टर्स वो सब क्लैरिफाई करते नहीं, उनके पास टाइम नहीं टाइम होता नहीं होगा। है। तो इसलिए किडनी का ये 2 जरूरी काम और है। इसलिए जिस व्यक्ति की अगर किडनी खराब हो जाए तो वहीं उस खून को, अब उस खून को ले जाना पड़ेगा बाहर एक मशीन में जिसको डायलिसिस बोला जाता है। वो मशीन में वो ब्लड फिल्टर होगा और फिल्टर होकर के वापस उसको शरीर में डालना पड़ेगा। काम बढ़ गया ना। पर इस प्रोसेस में एक प्रॉब्लम है ना। इस प्रोसेस में प्रॉब्लम ये है कि बाहर जो मशीन है वो बहुत सारी आरबीसी को तोड़ देगा, बहुत सारे सेल्स को डैमेज कर देगा, क्योंकि वो नरम दिल का नहीं है। हमारे शरीर की किडनी तो अपने सेल्स से बहुत प्यार करती है, तो वो किसी भी सेल को डैमेज नहीं होने देती इस क्लीनिंग की प्रोसेस में। पर बाहर मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे माँ है, आपने खाना ठीक से खाया है कि नहीं खाया है इसका माँ को फर्क पड़ता है। पर आप बाहर किसी पार्टी फंक्शन में खाना खा रहे हो तो वहां पर वेटर जो है उसको क्या फर्क पड़ता है कि आपने खाना खाया है कि नहीं खाया। उसको संवेदना है, वो तो ये देख रहा होता है कि आप, और जो सर्व कर रहा होता है तो ये देख रहा होता है कि आप कम से कम ही खाओ, दूसरी बार प्लेट लेके आना मत आना। और खासकर आइसक्रीम आइसक्रीम के स्टॉल पे तो तीसरे बार चले गए तो आपको ऊपर से नीचे तक देख लेगा। तो बाहरी मशीन में जाने से ये प्रॉब्लम भी होगी। तो ये जो डैमेज होगा ये भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होने वाला है। क्यों, किडनी काम नहीं कर रही है, एरिथ्रोपोएटिन बनेगा नहीं, एरिथ्रोपोएटिन बनेगा नहीं तो आरबीसी नहीं बन नहीं पाएगी, आरबीसी नहीं बन नहीं पाएगी, उधर से वो आरबीसी वो मशीन में जा जाके टूटेगा। तो ऐसे में इस व्यक्ति को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, क्योंकि ब्लड बनेगा नहीं तो कहाँ से लाओगे, तो दूसरे से लेना पड़ेगा। तो एक किडनी के खराब होने से कितनी प्रॉब्लम। इसलिए किडनी ट्रांसप्लांट फिर लोग करवाते हैं। अभी तो लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी बेटी के माध्यम से अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करवाई।
किडनी देना भी बहुत बड़ा काम है, बड़ा डर सा लगता है एकदम। क्या कीमत है किडनी की? गरीब आदमी 2 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए में, अब 10-15 हजार 20 हजार में किडनी बेच देता है, और उसको पता नहीं वो किडनी बेच करके लाखों रुपए करोड़ रुपए खर्च करके भी वो अपने आप को ठीक नहीं कर पाएगा। क्या कीमत है? एक अनपढ़ व्यक्ति को ना पता नहीं होता ये सब चीजें। डॉक्टर उसको दिमाग में भरते तो 2 किडनी है ना, एक निकल जाए तो थोड़ा पैसा मिल जाए तो परिवार हर ठीक से चली, और तो एक किडनी से काम चल जाए ना, तो एक दिक्कत थोड़ी ना। तो पैसा जरूरी है तो किडनी जरूरी है। हाँ डॉक्टर, पैसा जरूरी है। पहले तो बहुत होता था, अब तो एकदम परमिशन बेस्ड वर्क हो गया ये। और पहले तो ऐसा था, डोनर बेस्ड था कि आपको डोनर मिला, डोनर को आपने अनाप शनाप कुछ भी पैसा देने के तैयार हो गए तो वो देने को तैयार हो गया। अब जिसने डैमेज की अपनी किडनी, उसने क्यों डैमेज की? जीवन शैली के कारण से तो की ना, शुगर बढ़ाया इसलिए तो की ना, ब्लड प्रेशर बढ़ाया इसलिए तो की ना, तनाव लिया बहुत सारा इसलिए तो लिया ना, खाने पीने को ध्यान नहीं दिया, काम बहुत किया तो शरीर को ध्यान नहीं दिया, इसलिए तो डैमेज हुई ना। ये तो क्यों डैमेज होगी किडनी? अपने आप हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी तो सबकी होनी चाहिए। तो इसलिए रीनल सिस्टम हमारे शरीर का एक सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है, जिसको, इसलिए आपका पानी पीने का इंटेक कितना जरूरी है। पानी कम पियोगे तो भी किडनी को प्रॉब्लम है, पानी ज्यादा पियोगे तो भी किडनी को और हार्ट को प्रॉब्लम है। अब इस ज्ञान को नहीं दोगे लोगों को तो कैसे जीवन सुधारोगे आप उनका? इसके अलावा एक ऑर्गन और है हमारे शरीर में जिसको बोलते हैं स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन, प्लीहा, ये प्लीहा तो लीवर होता है। स्प्लीन को हिंदी में नहीं, प्लीहा स्प्लीन होता है, यकृत मीन्स लीवर होता है, हिंदी टर्मिनोलॉजी है। यकृत मीन्स लीवर एंड प्लीहा मीन्स स्प्लीन। तो जो प्लीहा है, वो जो भी सेल्स हमारे शरीर में खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो वहां जाकर के उसका रिनोवेशन प्रोसेस होता है, मतलब वहां जाकर के वो नष्ट होते हैं। इट्स मोर लाइक अ प्लेस वेयर ऑल द डेड सेल्स आर repaired, or not repaired exactly, it is शमशान घाट है बेसिकली वो। जैसे मान लीजिए आरबीसी खत्म हो गए, नष्ट हो गए, तो वहां जाएंगे, वहां पर क्या होगा, वो उन सेल्स को नष्ट कर दिया जाएगा, और उनके जो जरूरी हिस्से हैं जो जो खत्म नहीं होंगे, जैसे आयरन है, आयरन खत्म नहीं होता तो वो आयरन को उठा लेगा, ग्लोबिन प्रोटीन है वो खत्म नहीं होता तो वो वहां से उठा लेगा, बाकी सेल को वो मार देगा और इसको वापस डिपॉट में भेज देगा, ताकि नए सेल के बनाने में ये चीजें दोबारा काम में आ जाएंगी। अभी जैसे कोई मकान टूट रहा है, तो मकान टूट रहा है तो सब पड़ोस में एकदम नया मकान है, वो बना ही था 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले बना था, उसको फिर से वो जिसने खरीदा है वो दोबारा तोड़ के बना, अपने तरीके से बनाना चाहता है। तो अभी वो लोहा क्या होगा, सारे ईटी ईटे पत्थर तो ये सब तो फिनिश हो गए, तो ये तो अब मलबे के रूप में काम आएंगे, कहीं पर गड्ढा उड्ढा भरना है तो वहां काम आएंगे, पर ये लोहा रिसाइकल हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा। तो वैसे ही जब शरीर में कोई चीज नष्ट होती है, बिल्डिंग को तोड़े तो लोहा रिसाइकल हुआ, तो शरीर के अंदर जब सेल्स को तोड़े तो उसका भी लोहा रिसाइकल हुआ, तो लोहा हर जगह रिसाइकल हो जाता है। तो सर मैं लोहा में इन्वेस्ट कर दूं फिर? नहीं, सोने में करो, 60,000 हो गया। ज्वेलरी पसंद है सबको? नहीं, है कॉमन ज्ञान तो आप सबको है ही है, जो जरूरत का है वो तो सब जान लेते हैं। तो ये स्प्लीन का काम है। इसके अलावा जो स्किन है, स्किन को देखो ना तो एक बर्फी जैसा होता है, मोटा, एक मोटी वाली जो बर्फी होती है ना, वैसे उसके लेयर्स हैं, उसमें हेयर्स हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं। हेयर फॉलिकल्स आर नथिंग बट द सेफ्टी लाइन्स। ये आपके शरीर में किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी चीज को एंटर करने नहीं देते हैं, सेफ्टी का काम करते हैं, तो प्रोटेक्ट, बेसिकली प्रोटेक्टर्स हैं।
अगर कोई चीज आ भी गई अंदर तो ये अपने लेवल पे उसे लड़ झगड़ लेते हैं, और लड़ झगड़ के वहां पर वो, तो स्किन में ही आप देखेंगे कि किसी को पिंपल हो जाता है, एक्ने हो जाता है, वो हो जाता है, तो वो वहीं पर अपना मैनेज कर लेते हैं ताकि ये जो बैक्टीरिया ये शरीर के अंदर प्रवेश ना कर पाए। तो इसलिए जो एक्ने एक्ने होते हैं वो इसीलिए होता है, एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से होता है, और दूसरा ये स्किन का एक अपना प्रोटेक्टिव फंक्शन है। तो स्किन क्या काम करता है आपके शरीर में? स्किन का काम है प्रोटेक्शन। स्किन का काम है टेम्परेचर रेगुलेशन। ब्लड का भी वही काम है, आपका ब्लड भी टेम्परेचर रेगुलेशन करता है। स्किन टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे करता है? वो सेंस करता है कि बाहर जो है टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो उसके हिसाब से शरीर से में ब्लड फ्लो बढ़ा करके, पसीना निकलवा करके शरीर का टेम्परेचर को रेगुलेट करवा देता है। इमेजिन करो कि किसी का स्किन नहीं है, तो अंदर के ऑर्गन्स एकदम सॉफ्ट है, तो वो जल्दी डैमेज हो जाएंगे, पर स्किन रहने से वो डैमेज नहीं होते। आप इमेजिन करो कोई व्यक्ति गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसको चोट लगती है तो पूरा स्किन का हिस्सा छिल जाता है, पर अंदर के ऑर्गन्स को मिनिमम डैमेज होता है। बहुत ही सीवियर एक्सीडेंट है तो फिर वो अंदर बाहर पूरा फिर वो परफोरेटेड वाली स्थिति हो जाएगी। तो स्किन गंदगी निकाल रहा है, अपने लेवल पर वो गंदगी निकालने की कोशिश करता है कि यहाँ से गंदगी को, बहुत सारे लाखों करोड़ों कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में है। तो ये स्किन वहां पर सेबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं और जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, उसके माध्यम से वो वहां से गंदगी को बाहर फेंकता रहता है। प्लस स्किन में फैट लेयर्स होते हैं, तो स्किन के माध्यम से हम लोग ऑयल को एब्जॉर्ब करा सकते हैं, बट स्किन के माध्यम से पानी को एब्जॉर्ब नहीं करा सकते। पानी सिर्फ निकल सकता है, वन वे प्रोसेस है, पर पानी अंदर जा नहीं सकता। सिर्फ स्किन से क्या एब्जॉर्ब हो सकता है? ऑयल। ऑयल क्या कर सकता है? ऑयल सारी चीजों में फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। जैसे ठंड है, तो ठंड में क्या होता है कि चीजें सूख जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं, तो उसको नरम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू प्रोवाइड एन ऑयल, मॉइस्चराइजर, एनीथिंग व्हाटएवर इज यूज्ड। तो स्किन का मेजर फंक्शन क्या? टू प्रोटेक्ट द बॉडी, टू मेंटेन द temperature of the body, to remove all the excess waste from the body। इसलिए मैं अपनी क्लासेस में हमेशा बताता हूँ कि शरीर की 60% से ज्यादा गंदगी इस त्वचा के माध्यम से निकल जाती है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, दूर दूर तक फैला हुआ है, नीचे टो से लेकर पूरा स्कैल्प तक उसने कवर कर रखा है, हर जगह से गंदगी निकालता रहता है। बाकी सब तो ऑर्गन छोटे छोटे हैं, 2 नाक है, छोटी छोटी है, इतनी सी जगह से सब कुछ निकलना है। गुदा द्वार एकदम छोटा सा है, वो भी बंद रहता है। अच्छा, खुला हुआ रहे तो प्रॉब्लम। अब इमेजिन करो खुला रहता तो कुछ चीज रुकती ही नहीं। वैसे ही यूरिनरी द्वार, उसको भी उसने छोटा रखा है कि जब जरूरत है तो खुलेगा, नहीं तो बंद रहेगा। तो यही जगह दी उसने ज्यादा, सबसे ज्यादा, तो बताए जहां सबसे ज्यादा जगह दी वहीं से तो गंदगी निकलेगी ना। तो शरीर की 60-70% कहाँ से निकलेगी गंदगी? और स्किन से गंदगी निकालना है तो क्या पीना पड़ेगा? पानी। सही मात्रा में पानी पियोगे तो शरीर से पर्याप्त मात्रा में गंदगी निकल जाएगी। पर प्रॉब्लम कहाँ आता है? पर अगर कोई व्यक्ति ज्यादा नमक खाता है तो शरीर में वाटर रिटेन होने लगेगा। वो मैं अभी हार्मोन्स के बारे में बताऊंगा तो एक बार बता दूंगा उसको। तो ज्यादा नमक खाओगे तो बॉडी में वाटर रिटेन होने लगेगा, स्किन उसको बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो नहीं निकालेगा तो क्या होने वाला है? वहां पर कचरा जमता चला जाएगा। तो ज्यादा नमक खाया है तो आपको, आपकी नजरों में तो आपने सिर्फ नमक खाया है, हुजूर मैंने आपका नमक खाया है, तो आपने तो सिर्फ नमक खाया है, बट वो शरीर से पानी निकलना बंद करवा देगा। न किडनी से पानी निकलने देगा, न त्वचा से पानी निकलने देगा, क्योंकि वहां पर एल्डोस्टेरोन नामक का जो हार्मोन है वो ये सेंस कर रहा है कि शरीर में नमक की कमी है। अच्छा, नमक की कमी नहीं भी है, फिर भी आप नमक खा रहे हो, तो वो अब बाय डिफॉल्ट उसको पता है कि नमक ज्यादा है तो पानी को रोकना है अपने को,
उसके पास ना एक तयशुदा इंस्ट्रक्शन पैनल है, मतलब किडनी के पास। अब ये ब्रेन के पास ये डिसीजन मेकर है ना कि उसको क्या करना है, पर किडनी के पास तयशुदा इंस्ट्रक्शन लेवल है, ये होगा तो ये होगा। जैसे मान लीजिए मेरी टीम के पास एक तयशुदा इंस्ट्रक्शन लेवल है, कोई भी आएगा एनिमा देना है तो वो ऐसा एनिमा दे देंगे, पर अब वो क्यों ऐसा देंगे तो इसका कारण तो मैं ही बताऊंगा, पर वहां तो वो प्रोसेस एक ही चीज करने वाले, तो वहां पर वो सॉल्ट के कारण से वाटर को रोक लेगा, गंदगी निकलनी बंद हो जाएगी। अब आदमी ने खाया तो सिर्फ ज्यादा नमक, किसमें ज्यादा नमक खाया, ज्यादा नमकीन खाया, ज्यादा चिप्स खाया, ज्यादा कुरकुरे खाया, ज्यादा तली हुई चीजें खाई, ऐसे स्वाद पसंद पसंद भोजन खाए, उसको लगा मैं तो यही तो खा रहा हूँ, इससे क्या प्रॉब्लम होगी मेरे शरीर को। उसके स्किन ने काम करना मिनिमाइज कर दिया, स्किन ने काम करना मिनिमाइज कर दिया, कचरा निकलने बंद हो गया, धीरे धीरे त्वचा में रोग होने लगे। एक दिन अलग अलग त्वचा के रोग हो गए, एक्जिमा हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, इन्फेक्शन हो गया। अब आप जा रहे हो किसके पास, स्किन स्पेशलिस्ट के पास। वाह, स्किन स्पेशलिस्ट को पता है कि ये तो शरीर की प्रतिक्रिया है, और इस शरीर की प्रतिक्रिया को रोकने का तो मेरे पास कोई तरीका है नहीं, तो वो देता है फिर स्टेरॉइड, जो शरीर की प्रतिक्रिया को कुछ देर के लिए समाप्त कर देगा, मतलब वो शरीर की इंटेलिजेंस सिस्टम को बोलेगा कि अभी काम मत करो, अभी ये काम मत करो, दूसरा काम करो। तो अब क्या होगा, कुछ देर के लिए वहां से उस प्रोसेस को, हीलिंग वाला प्रोसेस हो जाएगा, और वो चीजें वहां पर बंद हो जाएंगी। क्यों बंद हो गई, क्योंकि हमने स्टेरॉइड भेज दिया, कोर्टिजोल भेज दिया, जो एक्टिविटी हार्मोन है, जो वहां पर उस समय के लिए उस चीज को, काम को खत्म कर देगा, बाहरी काम खत्म कर देगा, अंदरूनी काम को नहीं कर पाएगा। तो कुछ दिनों बाद क्या होगा, जब स्टेरॉइड का काम खत्म हो जाएगा तो फिर से आपने कई ऐसे स्किन के रोगियों को कहते सुना होगा कि जब तक दवाई खा रहा था तब तक ठीक था, और जैसे ही अभी दवाई छोड़ रहा हूँ 15 दिन से, मेरा फिर वैसे ही हो गया। और दवाई खाता हूँ 15 दिन में ठीक हो जाता है, और दवाई खाते रहता हूँ जब तक तो ठीक चलता है, वरना कब तक दवाई खाऊं, फिर ये मेरे से पूछने आते हैं। तो मेरा तब तो आप खाए हो तो खाते रहना पड़ेगा, मैं क्या करूँ। मैं जो रास्ता बताऊंगा उसमें चलने के लिए आप तैयार नहीं हो, क्योंकि आप नमक छोड़ना हूँ छोड़ूंगा नहीं बोलते हो, स्वाद को मैं छोड़ूंगा नहीं बोलते हो, खाने को मैं बदलूंगा नहीं बोलते हो। मेरे पास इलाज में आपको समय लगेगा तो आपको ज्यादा समय लग रहा है, कोई बात नहीं, आप एलोपैथी हॉस्पिटल में ही अपना समय व्यतीत करो, लंबी लंबी लाइनों में लगो, घंटों एक त्वचा के रोग डॉक्टर के पास बैठ करके लाइन लगा करके 3 घंटे के बाद अपना कंसल्टेशन करो, 2 मिनट में 2 सवाल पूछ करके दवाई देख करके आपको विदाई यात्रा दे देगा। वो भी मतलब दूर से, मतलब वहां बैठे रहोगे, उनके पास एक वो कांच रहता है, ऐसे करके दूर से देखते हैं, पास में नहीं आते। तो यहाँ दूर बैठा स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, इनको रिजल्ट तो पता होगा ना कि स्किन की प्रॉब्लम एक्चुअली इस वजह से है। कौन से डॉक्टर को क्या नहीं पता है। अभी मैं एम्स में बैठा था, वहां पर डायरेक्टर थे डॉक्टर नितिन नागरकर थे, वहाँ डीन थे डॉक्टर आलोक अग्रवाल। वहाँ पर योगा पे अभी एक दिन का कॉन्फ्रेंस है, आज हो रहा है वहाँ पर। आप लोग देखना चाहें तो उसका यूट्यूब में उसका लिंक डाल दिया गया है, आप लोग बोलेंगे तो मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा, तो उसको आप लोग देख सकते हो। रिसर्च मेथोडोलॉजीज पर कॉन्फ्रेंस है, तो मैं वही था। मेरे एक जूनियर है वहाँ एम्स के डॉक्टर हैं, डॉक्टर विक्रम पाई, मणिपाल के हैं, मतलब उडुपी के हैं, कर्नाटका के, तो वो वहाँ के हेड हैं। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि आज के प्रोग्राम में आपको रहना है, इसलिए बाकी लोग तो ऐसे डेलीगेट्स गए थे, हम लोग ऐसे इन्वाइट गए थे, तो जो लोग वहाँ पर प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे, तो वो क्या बोल रहे थे पता है, जो हेड ऑफ डीन है, कि आज के संसार को योगा ही करना चाहिए। डीन एकेडमिक्स ऑफ एम्स बोल रहे हैं कि योगा से ही सब चीजें होगा। बोले मैं तो अपने सारे पेशेंट्स को यही बोलता हूँ, वो ऑर्थोपेडिशियन है बेसिकली, और डॉक्टर नितिन नागरकर जो है ईएनटी सर्जन है, ईयर नोज थ्रोट सर्जन है। अब वो तो देखिए मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, उनका काम मोर टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन है। उनको देखिएगा फोटोज में और उस वीडियो में देखिएगा, और अपना विश्लेषण करिएगा, बस इतना ही।
सकता। तो नहीं पता ऐसा नहीं है, पर हम अपने प्रोफेशन की लिमिटेशन के आगे मजबूर हैं, और इसलिए हम उतना ही करते हैं, क्योंकि स्किन की दवाइयाँ सबसे महंगी बिकती है। एक स्किन वाले की प्रैक्टिस जो है ना, उसको पेशेंट से कम और दवाई से ज्यादा इनकम होती है। बहुत हैवी प्रैक्टिस है स्किन की। स्किन के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक बीमारियों का और एक कॉस्मेटिक। तो कॉस्मेटिक भी बहुत चलता है, सारे कॉस्मेटिक्स। मान लीजिए आज लेजर हेयर रिमूवल की बात चल रही है, फेस लिफ्टिंग की बात चल रही है, फेस ग्लो की बात चल रही है। तो इन सब चीजों में क्या किसकी जरूरत है? स्किन वालों की जरूरत है। और एक प्लास्टिक सर्जन जो कि स्किन का स्पेशलिस्ट होता है, उसका कॉस्ट तो कई गुना ज्यादा होता है। तो सोचो कि स्किन के लिए कॉस्ट कितना हाई है। तो इसलिए स्किन से गंदगी निकलने दो भाई, उसको नेचुरली काम करने दो। भोजन में थोड़ा नमक कम रख लो, स्किन से गंदगी ठीक से निकल। उतना जरूरी है 6 ग्राम 5-6 ग्राम के लिए। एक व्यक्ति की आरडीए कितना है, हर चीज का आरडीए चेक कर लो। आरडीए का मतलब होता है रिक्वायर्ड डेली अलाउंस। एक व्यक्ति को एक दिन में कितना खाना चाहिए। जैसे ऑयल के लिए लिखा कि 20 ग्राम खाना चाहिए, कई लोगों के लिए लिखा कि भाई 5-6 महिलाएं 8 चम्मच तक खा सकती हैं, पुरुष 6 चम्मच तक खा सकते हैं भाई। बट कई जगह स्पष्ट मेंशन है कि इसको 20 ग्राम ही लेना चाहिए। तो अभी जो वो सेंधा नमक की बात चल रही है कि नॉर्मल नमक ना लेके आप सेंधा नमक लीजिए, उसका क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, मनुष्य को ऑल्टरनेटिव से थोड़ी सी राहत मिलती है, बट नमक तो नमक ही है ना। कोई भी नमक का जो पर्पस है बस वो है कि वो एक प्रोसेस सॉल्ट है। और जो मैं बीच में क्लास में आप लोगों को बता रहा था कि जो लोग कच्छ में नमक निर्माण करते हैं, मैं उनके बारे में बता रहा था ना, कि वो लोग एकर्स में नमक बनाते हैं। और जब उन लोग डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उस डॉक्यूमेंट्री में क्या बोल रहे हैं पता वो, कि जब हमारे लोगों को जलाया जाता है तो उनके पैर नहीं जलते, जलते ही नहीं है नमक इतना हो जाने के कारण से। अभी अभी बोले हम लोग को शासन ने बूट देना शुरू कर दिया है, नहीं तो बोले हमारे पैर तो एकदम नमक में जल जल के। वो सोचो एक बार उसके फैले हुए रेत में वो हलनुमा ऐसे करके जो स्ट्रक्चर्स हैं उससे वो लोग सॉल्ट मेकिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं। मैं एक बार ऐसे ही देख रहा था, सॉल्ट डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, सॉल्ट कैसे बनाई जाती है, क्या प्रोसेस होता है। तो उस डॉक्यूमेंट्री में मुझे ये चीज सुनने को मिलेगा। तो इसलिए हम लोग हमेशा सुनते हैं ना कि सफेद नमक कम से कम उपयोग करो, तो 6 ग्राम यूज करो। मैंने तो बीच में क्लास में कैलकुलेट भी करवाया था कि कितना नमक खा रहे हैं हम लोग। मैंने अपनी पूरी क्लास में पूरा सबका कैलकुलेशन निकलवा दिया कि मान लीजिए अगर किसी घर में एवरेज सुबह उठ करके वो 2 नमक वाली बिस्किट ले रहा है, नमकीन बिस्किट ले रहा है क्योंकि उसको शुगर है और बीपी भी है, पर नमकीन बिस्किट ऐसे कैसे करोगे? आप कुछ खाने नहीं दोगे। आप तो नेचुरोपैथी वाले तो खाना पीना बंद कर देते हैं। तो खाना पीना कौन सा खाना पीना बंद करते हैं? कचरा खाना पीना बंद करते हैं भाई। रोटी सब्जी दाल चावल खाने कहाँ मना करते हैं? पर आप तो बोल दिए मेरे को कि नेचुरोपैथी वाले खाना पीना बंद कर देते हैं। मुझे भी बताया गया। तो सुबह वो नमक खाया। घर में मिनिमम 2 नाश्ते बनते हैं, 4 आदमी के हिसाब से नाश्ता बन रहा है, मिनिमम से मिनिमम आधा से 5 चम्मच नमक डलेगा। 2 नाश्ते बने घर में, तो समझ लीजिए कि 1.5 चम्मच नमक नाश्ते में लग गया। ठीक। अब एक सामान्य परिवार में अगर 2 सब्जियां बन रही है, दाल बन रही है, तो 2 सब्जियों में उस अनुपात में नमक डलेगा। ऐसी कई सब्जियां होती है थोड़ी सी में नमक ज्यादा ही डलता है। तो अगर 5-5 चम्मच भी मान लेते हैं कि 4-5 आदमी के हिसाब से बन रहा है, और दाल होगा तो 2.25 चम्मच हो गया, 1.5 सुबह हो गया, 2.25 ये हो गया। ठीक। शाम को चाय मठरी या कोई भी नमक वाली चीज, अपन चाय के साथ मीठा और नमकीन का कॉम्बिनेशन तो अच्छा ही लगता है, तो वो हमने ले लिया। अब उस नमक को मैं काउंट नहीं करता। ठीक। फिर रात में सामान्यतः लोग टेस्टफुल खाना चाहते हैं, तो टेस्टफुल खाने में थोड़ा नमक अच्छा ही आएगा।
तो आपने सपोज 2 टेस्टफुल चीजें बनाई और फिर सामान्य रोटी सब्जी और दाल भी बनाया है, तो कुल मिलाकर के चम्मच वही 2 सवा 2 चम्मच 2.5 चम्मच हो गया। तो एवरेज 2 सवा 2 चम्मच रात में, 2 सवा 2 चम्मच दोपहर में और 1.5-2 चम्मच सुबह। तो अगर इसको मोटा मोटी हिसाब निकालें तो लगभग 7 या 8 चम्मच हो जाएगा। 7 चम्मच मान लेते हैं। अगर 4 आदमी का परिवार है तो 7/4 कितना होगा? पौने 2 के आसपास। चाहिए कितना था? हाँ, तो 1 ही चम्मच चाहिए था ना आपको, तो आपने 1 चम्मच से ज्यादा खा लिया और रोज खा रहे हो। क्या होगा रोज खाओगे तो? आपकी नजरों में तो आपने तो सामान्य खाया नहीं, बोले हमारे तो नमक इतना ही खाते हैं बस, ज्यादा तो अलग से कुछ अलग से नहीं डालते हम लोग। सलाद का नमक मैंने काउंट किया नहीं, पापड़ वाला नमक मैंने काउंट किया नहीं, अचार वाला नमक मैंने काउंट किया नहीं, मठरी वाला नमक मैंने काउंट किया नहीं, सुबह की बिस्किट वाला या खाकरा वाला नमक मैंने काउंट किया नहीं। उन सबको भी मिला लो ना साथ में। और आप बोलते हो कि नहीं मैं तो ज्यादा नमक खाता ही नहीं। मेरे को डाइट बताएगा कोई तो मेरे को कितना देर लगेगा ये समझने में कि कितना नमक खाया? कितना देर लगेगा? क्लियरिटी। इसलिए स्किन को स्वस्थ रखना है तो नमक का उपयोग जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो खाने की क्वांटिटी को 2 बार कर दो। जैसे कि जिन लोगों को बोलते हैं कि पसीना बहुत कम आता है, और लोग नमक ज्यादा खा रहे हैं, पसीना आता ही नहीं है उन्हें। नहीं, ज्यादा नमक खाने से भी क्या करता है ना, तो बॉडी में ओवरलोड हो जाएगा तो बॉडी उसको निकालने की कोशिश करेगा। वो तो फिर अपनी कोशिशें तो वो करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। जैसे कई लोग बोलते हैं वो पसीना ही नहीं आता, आप बोले सर ज्यादा वो लोग नमक पानी से कम पसीना पीते हैं। रोक दो, पानी कम। वो पानी कम पीते हैं या ज्यादा नमक खाने के कारण से बॉडी में वाटर रिटेन हो जा रहा है, तो वो निकलने नहीं देगा उसके बॉडी से। मतलब वो नमक खा रहे हैं इस करके भी। हाँ, ज्यादा पसीना नमक नहीं आ खाने रहा से है। भी उनको ज्यादा पसीना नहीं आएगा, रिटेन हो जाएगा ना, वाटर रिटेंशन हो जाएगा किडनी से वाटर। बेसिकली किडनी फंक्शन के लिए बात हो रही है। बट जहां शरीर को लगेगा कि ज्यादा हो गया नमक तो वो तो निकालने की कोशिश करेगा ना अपनी तरफ से। शरीर में तो सेंसिंग सिस्टम है ना, वो हर चीज ओवर को सेंस करके वो बाहर निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये है हमारे शरीर की प्रणाली। अब रही बात हार्मोन्स की, तो मैं एक स्क्रीन पर डिस्प्ले करता हूँ। आप लोग देख लीजिएगा। वो नहीं, वो उसमें से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, और उसमें से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको। हाँ, वो सब नहीं मिलेगा आपको। सर उनको अगर रिवाइज करना रहे तो फिर कैसे करते हैं? वीडियो वीडियो- ज्यादा अच्छा लग रहा है, उसमें से बुक्स पढ़ने में उतना मजा नहीं आ रहा है जितना वीडियो। आप वीडियो देखिएगा ना, उसको लॉगिन कर लीजिए, मैं उसको चेंज करने वाला हूँ। हाँ, उसमें हाँ बहुत इजी हो जा रहा है, इसका ये थोड़ा कठिन लग रहा है। मैं देखिए, हम लोग जो पढ़े हुए हैं उसमें ये बुक्स बहुत ज्यादा रोल नहीं है हम लोग के लिए, तो मैं इसका कंटेंट मेरे लिए बहुत कम ही। तो सर हमको जैसे राइटिंग में एग्जाम्स वगैरह में आएंगे तो हमको वीडियो। हाँ, देख लीजिए नोट्स उसमें, और कुछ जरूरत पड़े तो मुझसे हेल्प ले लीजिए। बहुत अच्छा वो होगा इसको देखने से और ज्यादा। तो मैंने अभी स्क्रीन पे यहाँ शेयर किया है आपके लिए, आप आज देख लीजिए इसके बारे में, फिर मैं इसका मैकेनिज्म समझा दूंगा। हमारे हाइपोथैलेमस से 6 हार्मोन्स निकलते हैं, जिसमें नाम है CRH, जिसको बोलते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा है डोपामिन, डोपामिन तो सुना है आपने। तीसरा है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये गोनाड्स पर मतलब ओवरी टेस्टिस पे काम करते हैं और वहां से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाते हैं। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन नहीं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसके अलावा है सोमैटोस्टेटिन, ये ग्रोथ हार्मोन के लिए जो होते हैं। और थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन समझा दूंगा इन सबके बारे में, आज आपको सिर्फ नाम बता दे रहा हूँ। फिर एक और हमने बताया था, ये 6 कहाँ से निकले, हाइपोथैलेमस से निकले। और फिर मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताया था। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 हिस्से हैं, एक है एंटीरियर हिस्सा और एक है पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब जो सामने होता है और पोस्टीरियर मतलब जो पीछे होता है। तो एंटीरियर से निकलने वाला हार्मोन पहला है ACTH, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये ACTH एड्रिनल ग्लैंड पे जाके काम करके वहां से कॉर्टिसोल निकलवाएगा।
मतलब ये सब आपस में कनेक्टिविटी पे है। अब आप समझो कि आपके हाइपोथैलेमस से निकला जो हार्मोन कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड में और वहां से वो रिलीज करवाएगा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और ये भैया वहां जाएंगे एड्रेनल कॉर्टेक्स में और वहां से कॉर्टिजोल रिलीज करवाएंगे। लंबा प्रोसेस है ना। वो अपने मन से तो नहीं रिलीज कर सकता वहां कॉर्टिजोल वाला हार्मोन, कर सकता है क्या? उसका कंट्रोल कहाँ छोड़ा उसने? कंट्रोल ऊपर छोड़ के रखा हुआ है, और भी ब्रेन में छोड़ के रखा हुआ है। वैसे ही ये जो आपको बोला हूँ थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH, ये जाकर के आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको रिलीज करवाएगा, और ये TSH थायराइड पे जाकर एक्शन करेगा, तब T3 T4 हार्मोन बनेगा। तो कहाँ थायराइड का कंट्रोल कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक्शन होने से चीजें ठीक नहीं होंगी। मन को ठीक करेंगे, स्ट्रेस को ठीक करेंगे, तो स्ट्रेस ठीक करेंगे तो ये ठीक होगा। थायराइड और शुगर उसी की वजह से होती है। सारी बीमारियां जितनी क्रॉनिक डिसीज है, सब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो है ना, मैक्सिमम क्रॉनिक डिसीज वो स्ट्रेस से ही। ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फीमेल्स में फॉलिकल्स, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल फेज होती है उसके लिए काम करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी फीमेल्स में काम करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि दूध बनाने के लिए काम करता है, ये गर्भवती महिलाओं में ही सिक्रीट होता है, और जब दूध की जरूरत होती है तभी ये काम आता है। ऐसे ऐसे वो अगर निकालने लग जाए तो, अब जिन महिला जो गर्भवती महिला नहीं है, जिसके शरीर में दूध नहीं बनना चाहिए, तो जबरदस्ती का दूध बनेगा ना, तो भगवान ने उसका भी वो रखा है। जब बच्चा होगा और वो स्तनपान करेगा, स्टिमुलेशन जाएगा, बच्चा होने के बाद ही होगा ना, तभी वो दूध बनाएगा। नहीं तो फिर नॉर्मल में अगर मिल्क बनाने लगे तो तभी पुरानी होती जितना पिलाएंगे उतना दूध बनता है। हाँ, नहीं पिलाओगे तो सूख जाएगा। तो बस स्टिमुलेशन है ना, बच्चे का स्टिमुलेशन है वो। आप बता दो, फीडबैक पे काम नहीं कर रहा है ये, अपने मन से काम कर रहे हैं क्या? ये प्रोलैक्टिन अपने मन से दूध बना रहा है कि मेरा काम है दूध बनाना, जहां जब मेरे को दूध बनाने में लगा हुआ हूँ। इसीलिए गाय वाय को ये सब प्रोलैक्टिन के इंजेक्शन डालते जाते हैं, ताकि दूध ज्यादा से ज्यादा उत्पाद हो सके। अब ये आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन हुआ ना। तो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बनते हैं ऑक्सीटोसिन और ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, मतलब ज्यादा मात्रा में शरीर से यूरिन ना निकल जाए, उसको भी कंट्रोल करके रखा हुआ है। यूरिन का कंट्रोल कहाँ छोड़ा? ये अदर का छोड़ के रखा है। किडनी मेरी यहाँ पेशाब निकलेगा नीचे से, कंट्रोल करके यहाँ पर रख रहे हो यार, बुद्धिमान है। बोले इधर सॉल्ट वाला लोचा हुआ, इधर कुछ का कुछ, ये किडनी करने लगा तो मेरे को ऊपर से कंट्रोल डाल के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है, आप उसको देख लीजिएगा, और अगली क्लास में मैं उसका फीडबैक समझा दूंगा, तो आपको हार्मोन की फंक्शनिंग समझ में आ जाएगी, उससे योगा का रोल समझ में आ जाएगा कि योगा कैसे फायदा करेगा। तो आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। अगला जो सत्र है आपका 7 को होना है। 7 को शायद मैं रायपुर में नहीं रहूंगा, मैं या शाम तक पहुंचूंगा, तो उस केस में मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल्स ऑर्गेनाइज करवा दूंगा। आप लोगों को यही टाइम रहेगा, तो वो लोग प्रैक्टिकल में बेसिकली जो जो चीजें मैं उनको लिस्ट बता दूंगा, तो वो लोग करवा देंगे। ठीक है, सेम टाइम, ठीक है, थैंक यू। सर मेरे थैंक यू सर। अजीब सा मतलब से